तो आखिरकार एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकवादी यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। जी हां, आतंकी यासिन मलिक अब मरते दम तक, यानी कि जब तक उसकी सांस में सांस है तब तक उसे जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। आप जानते हैं कि दरअसल ये वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर में जेकेएलएफ जैसा संगठन बनाकर, गिरोह बनाकर वहां से कश्मीरी हिंदुओं को निर्वासित किया, कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं की और साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की हत्या भी की। लेकिन करीब करीब 32 साल तक यह आतंकी खुला घूमता रहा, लेकिन अब एनआईए की विशेष अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी बात यह है कि इसको उम्र कैद की सजा सुनाने का फैसला आने के बाद सबसे ज्यादा पेट में दर्द अगर किसी को हुआ तो पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि दरअसल यासिन मलिक पाकिस्तान का पिट्ठू था और भारत में पाकिस्तान के इशारे पर ही आतंकवाद फैला रहा था। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है इस फैसले से तो वो है महबूबा मुफ्ती। जी हां, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को सबसे ज्यादा यासिन मलिक को सजा देने से तकलीफ हुई है। जबकि बड़ी बात यह है कि यह यासिन मलिक वही है जिसने महबूबा मुफ्ती की बहन का किडनैप किया था, अपहरण किया था। इसलिए आज अपने चैनल पर यह सवाल मैं जरूर उठाऊंगा कि आखिर यासिन मलिक और महबूबा मुफ्ती के बीच आज ऐसा क्या कनेक्शन है कि जब कभी यासिन मलिक को कोई चोट पहुंचती है तो दर्द महबूबा मुफ्ती को होता है। इस बात की तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे कि क्या दरअसल 1979 में 1989 में जो रूबिया सईद का, महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, क्या कहीं वो फिक्स मैच तो नहीं था मुफ्ती परिवार और आतंकी यासिन मलिक और जेकेएलएफ के बीच? ये सवाल भी आज अपने चैनल पर उठाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आखिरकार यासिन मलिक के गुनाहों का कुछ हिसाब हो गया। जी हां, एनआईए की विशेष अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, यानी मरते दम तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि उसके गुनाहों का कुछ हिसाब, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी यासिन मलिक को उम्र कैद हुई है। लेकिन यासिन मलिक जैसा आतंकवादी दरअसल सजाए मौत का, यानी फांसी की सजा का हकदार है और उसे फांसी की सजा ही होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अभी उसका कुछ हिसाब हुआ है। लेकिन दरअसल ये एक टेक्निकल इशू थोड़ा ज्यादा है। हालांकि एनआईए ने यासिन मलिक के लिए मौत की सजा, फांसी की सजा मांगी थी, लेकिन अभी यासिन मलिक को जिन मामलों में सजा सुनाई गई है वो आतंकी गतिविधियों के लिए, यानी टेरर के लिए पैसा जुटाना, टेरर फंडिंग का केस है। इसके अलावा उसके ऊपर यह भी मामला है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा, आतंकी संगठन का हिस्सा रहा। ऐसे तमाम मामले हैं जो चल रहे हैं। लेकिन उसने जो हत्या की, भारतीय वायुसेना के जो 4 अधिकारियों की हत्या की थी और इसके अलावा उसने कश्मीर में जो खून खराबा किया था, उन मामलों में अभी सुनवाई होनी है। वो मामले भी धीरे धीरे खुल रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जब ये तमाम मामले खुलेंगे तो अगली बार यासिन मलिक को फांसी ही होगी, ऐसी लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात आज जिस पर मैं विषय पर आना चाहता हूं वो ये कि आखिर यासिन मलिक को जब सजा होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है, तो महबूबा मुफ्ती को सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती है? यह सवाल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यासिन मलिक वही आतंकवादी है जिसने महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद का अपहरण किया था। आपके परिचित का, आपके भाई का, आपकी बहन का कोई अपहरण करे, किडनैप करे, 5 दिन तक उसे अपने कब्जे में रखे और ऐसे आतंकवादी को कोई चोट पहुंचे तो आपको तकलीफ होने लगे, तो सवाल कई सारे उठते हैं। और आज मैं यही सवाल उठाऊंगा अपने चैनल पर क्योंकि यह बहुत अहम सवाल है।
एनआईए ने जब यासिन मलिक के लिए सजा का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ महबूबा मुफ्ती को हुई है। वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनकी बहन का अपहरण दरअसल यासिन मलिक ने किया था। आप खुद जरा कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा अपराधी जो आपके किसी अपने का अपहरण कर ले, 5 दिन तक उसे अपने कब्जे में रखे। ऐसे व्यक्ति को अगर चोट पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति को अगर कानून सजा सुनाता है, तो आप खुश होंगे या आपको दर्द होगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को यासिन मलिक को सजा सुनाने पर कोई खुशी नहीं हुई। अपनी बहन के अपहरणकर्ता को सजा मिलने पर उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्हें दुख हुआ। जैसे ही एनआईए ने कहा कि यासिन मलिक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती की पहली प्रतिक्रिया यह आई कि इस तरह की फांसी आपने पहले भी कश्मीर में कई लोगों को दी है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कश्मीर एक राजनीतिक मसला है, उसको सुलझाइए, इस तरह की फांसी की सजा देना गलत है। इतना ही नहीं, इससे पहले जब जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगाया गया था 2019 में, उसका भी विरोध किया था महबूबा मुफ्ती ने। जब यासिन मलिक को गिरफ्तार किया गया, उसका भी विरोध किया महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये तो दरअसल देश के प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर रहा था, वाजपेयी जी के साथ मिलकर इसने, यासिन मलिक ने काम किया। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? ये तो हथियार उठाता नहीं है, तो दरअसल अहिंसावादी है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि यासिन मलिक की गिरफ्तारी और जेकेएलएफ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स जो है, लिबरेशन फ्रंट जो है, जब इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बाकायदा सड़क पर उतरी और उन्होंने इसका विरोध किया। इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि दरअसल यासिन मलिक और महबूबा मुफ्ती के बीच कनेक्शन क्या है। दरअसल 1989 में जो रूबिया सईद की किडनैपिंग हुई थी, कहीं वो कोई फिक्स मैच तो नहीं था। ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं और ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं उन तमाम कारणों पर आऊंगा, आपको बताऊंगा रूबिया सईद के अपहरण की कहानी और इसको लेकर क्यों सवाल उठते रहे। लेकिन मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि आज जो कुछ हो रहा है उससे साफ लग रहा है कि जो इस अपहरण को लेकर सवाल उठते थे कि दरअसल ये अपहरण आतंकवादियों और मुफ्ती मोहम्मद सईद यानी सईद परिवार के बीच एक फिक्स मैच है, आज वो आरोप पुख्ता होते हुए दिखते हैं। इन सवालों में जाऊंगा, इनके जवाब आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पूरी घटना बता दूं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 8 दिसंबर 1989 को, जी हां 8 दिसंबर 1989 को कश्मीर में रूबिया सईद का अपहरण हुआ था। रूबिया सईद दरअसल उस वक्त भारत के गृह मंत्री, मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री थे, वीपी सिंह की केंद्र में सरकार थी और कह सकते हैं कि भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। और उनको देश का गृह मंत्री बने हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे और 5वें दिन उनकी बेटी रूबिया सईद, जो दरअसल एक मेडिकल इंटर्न थी, जब वो हॉस्पिटल से आ रही थी घर की तरफ, तो दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास जेकेएलएफ के आतंकियों ने उसका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। इस किडनैपिंग के बाद आतंकवादियों ने यह मांग रखी कि 5 आतंकवादियों को रिहा किया जाए, उसके बाद ही रूबिया सईद को छोड़ा जाएगा। इस पूरी खबर से पूरे देश भर में जो है वो तहलका मच गया, पूरे देश में जो अफरा तफरी मच गई कि आखिर गृह मंत्री की बेटी का किस तरह से अपहरण हो जाता है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि इतनी जल्दी, 5 दिन हुए सिर्फ उनको गृह मंत्री बने हुए, और इतनी जल्दी आखिर किस तरह से जो है आतंकवादियों ने पूरी इसकी तैयारी करके गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर लिया। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन जैसे ही ये अपहरण हुआ उसके बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सरकारें जो हैं वो तुरंत हरकत में आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरकत में आने के साथ ही पहली बात यह हुई कि आतंकवादियों को, 5 आतंकवादियों को जिनकी रिहाई की बात की जा रही है, उनको रिहा कर दिया जाए। दिल्ली का पहला रिएक्शन जो है गृह मंत्री, उस वक्त भारत के गृह मंत्री का पहला रिएक्शन यह था कि 5 आतंकियों को रिहा कर दिया जाए। हालांकि उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो फारूक अब्दुल्ला थे और फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादियों की रिहाई का विरोध किया। उन्होंने कहा अगर इस तरह से आतंकवादियों को छोड़ा गया तो इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा और आतंकवादी दरअसल जो हैं वो, उनके मंसूबे मजबूत हो जाएंगे और वो खुलकर जो है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, वो आतंकी गतिविधियां अपनी तेज कर देंगे, इसलिए आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया गया
और 5 दिन बाद 5 आतंकियों को रिहा कर दिया गया और उसके बाद रूबिया सईद, जो तत्कालीन भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी और महबूबा मुफ्ती की बहन है, उसको आतंकियों ने रिहा कर दिया। इस स्टोरी में एक कहानी, एक पक्ष ये भी कहता है कि दरअसल आतंकवादियों ने पहले ये प्लानिंग की थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटे को किडनैप किया जाएगा, लेकिन अचानक से ये प्लानिंग बदल गई, क्योंकि अगर बेटे को किडनैप किया जाता तो शायद जो है भारत सरकार को जल्दी जो है उसको घुटने पर नहीं लाया जा सकता था। इसलिए यह तय हुआ कि बेटी का किडनैप किया जाए और उसके बाद रूबिया सईद को किडनैप कर लिया गया और 5 दिन बाद उसकी रिहाई हुई। लेकिन ये रिहाई कैसे हुई, इसके पीछे बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छन छन कर बाहर आती हैं और उससे ऐसा लगता है कि दरअसल ये किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि रूबिया सईद को जानबूझकर आतंकियों के हवाले कर दिया गया था ताकि भारत सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। इसको लेकर जो बातें सामने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात जो जैसे है, जो मैंने आपको बताई, पहली बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला इसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन इस किडनैपिंग के बाद बाकायदा जो है 13 दिसंबर को केंद्र सरकार से वीपी सिंह सरकार जो है 2 मंत्रियों को, आई के गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान को कश्मीर भेजती है। वो लोग कश्मीर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है शाम को रूबिया सईद की रिहाई हो जाती है। लेकिन इस रिहाई के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं वो चौंकाने वाली हैं। इस पूरे मामले में जो चौंकाने वाले तथ्य हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यासीन मलिक और JKLF ही क्यों, और आखिर रूबिया सईद ही क्यों? मुफ्ती मोहम्मद सईद के और यासीन मलिक के जो संबंध हैं, वो आपस में उनके जो संबंध हैं उसको लेकर के कई सारे सवाल हमेशा उठते रहे हैं। ये कहा जाता है, कश्मीर में सभी लोग जानते हैं कि दरअसल सईद परिवार और यासीन मलिक के बीच जो संबंध हैं, वो संबंध दरअसल जो बाहर से दिख रहे थे वो नहीं थे, उनके संबंध अंदर से बहुत मजबूत और प्रगाढ़ थे। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है, 1987 में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच अलायंस था और उनका मुकाबला था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ। और मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त दरअसल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस का नेता होने के बावजूद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लिए काम किया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को जिताने के लिए लगातार उन्होंने प्रचार भी किया और उनकी मदद भी की। अब ये जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है, आप जानते हैं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का जो मुखिया था वो मोहम्मद यूसुफ शाह। और ये मोहम्मद यूसुफ शाह कौन है? ये मोहम्मद यूसुफ शाह वही है जो बाद में आतंकी सैयद सलाउद्दीन बना, जिसने पाकिस्तान जाकर आतंकी संगठन बनाया और सैयद सलाउद्दीन के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से सैयद सलाउद्दीन की एक तरह से 1987 के चुनाव में मुफ्ती मोहम्मद सईद मदद कर रहे थे कांग्रेस के नेता होने के बावजूद। और आप जानते हैं सैयद सलाउद्दीन यानी मोहम्मद यूसुफ शाह का चुनावी एजेंट 1987 में कौन था? उनका चुनावी एजेंट जो है, उसका चुनावी एजेंट, उसका नाम है यासीन मलिक। जी हां, यानी 1987 के चुनावों में जिस मोहम्मद यूसुफ शाह और यासीन मलिक के साथ मिलकर के मुफ्ती मोहम्मद सईद काम कर रहे थे, अचानक वही यासीन मलिक मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर लेता है। इसलिए बहुत से सवाल उठते हैं कि ये अपहरण था या फिक्स मैच था। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आतंकवादियों ने रूबिया सईद को किडनैप कर लिया तो सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला फोन वो दरअसल जम्मू कश्मीर के कश्मीर टाइम्स अखबार को दिया गया। अभी आप जानते हैं कश्मीर टाइम्स अखबार कौन सा है? कश्मीर टाइम्स अखबार के जो संपादक हैं, जो उसके संस्थापक हैं, वो वेद भसीन हैं। अब तो वेद भसीन जिंदा नहीं है, लेकिन ये वेद भसीन वही हैं जो दरअसल खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर JKLF का नुमाइंदा, उनका प्रतिनिधि बताते रहे। जी हाँ, तो और साथ साथ यासीन मलिक के साथ वेद भसीन की जो दोस्ती है उसको लेकर के कश्मीर में सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत प्रगाढ़ संबंध थे। तो किडनैपिंग के बाद पहला फोन भी जो है वो और किसी को नहीं, कश्मीर टाइम्स को किया जाता है। तो ये इससे शक की जो बातें हैं, जो शक है वो और पुख्ता होता है
कि कहीं ये कोई फिक्स मैच तो नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल एक आतंकी है जिसने कुछ साल पहले एक किताब लिखी, उस आतंकी का नाम है हिलाल अहमद वार। इस हिलाल अहमद वार जो एक सरेंडर्ड मिलिटेंट है, उसने एक किताब लिखी थी और बाकायदा उसने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया, उसने साफ तौर पर इसका जिक्र किया कि दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का जो किडनैपिंग हुई थी वो एक फिक्स मैच था, ऐसा हिलाल अहमद वार ने कहा। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं, आपकी जानकारी में यह भी आना जरूरी है कि आरिफ मोहम्मद खान जो इस पूरे प्रकरण में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस किडनैपिंग कांड को लेकर उठाए हैं। आरिफ मोहम्मद खान इस समय केरल के राज्यपाल हैं और वो दरअसल वीपी सिंह सरकार में मंत्री थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर को किडनैपिंग होती है, 8 दिसंबर 1989 को किडनैपिंग होती है और उसके बाद जो है दरअसल 13 दिसंबर को आई.के. गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान श्रीनगर पहुंचते हैं, कश्मीर पहुंचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। आरिफ मोहम्मद खान ने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर यह बताया कि जब वो कश्मीर में थे तो उन्होंने कई कश्मीरियों से बात की और सारे कश्मीरी उनको ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आतंकी रूबिया सईद का बाल बांका भी नहीं करेंगे, उनको रूबिया सईद को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा वो इस आधार पर कह रहे थे क्योंकि उनका मानना था कश्मीर में इस तरह की चीज़ें जो हैं कि एक मुस्लिम लड़की का अपहरण करने आतंकी और उसको नुकसान पहुंचाए, अगर आतंकवादी ऐसा करते हैं, JKLF के लोग ऐसा करते हैं, तो दरअसल पूरा कश्मीर आतंकवादियों के खिलाफ हो जाएगा और इसीलिए आतंकी ऐसी कोई भी जो है दुस्साहस नहीं करेंगे और आखिरकार उनको छोड़ना पड़ेगा रूबिया सईद को। ऐसा कश्मीर में आमतौर पर सब लोग कहते थे। आरिफ मोहम्मद खान ने इसका जिक्र भी किया है। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान ने अपने इंटरव्यू में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जब ये बात कैबिनेट में आई और पता चला कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हो गया है, तो कैबिनेट में उन्होंने, आरिफ मोहम्मद खान ने बाकायदा एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि ऐसा कई देशों में होता है, लेकिन हमको एक स्ट्रॉन्ग जो है कंट्री यानी एक मजबूत देश का मैसेज देने के लिए ज़रूरी है कि हम इनसे आतंकवादियों से डील करें। तो आरिफ मोहम्मद ने कहा उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहला काम ये हो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देने के साथ साथ ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए और जिस भी व्यक्ति को इस जिम्मेदारी दी जाए वो आतंकवादियों से डील करे। ऐसा होने से कई चीज़ें होंगी। एक तो यह है कि आतंकवादियों के पास जब गृह मंत्री की बेटी नहीं रहेगी तो उनके इनका जो दावा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मजबूत गृह मंत्री होगा जिसके अपने घर का कोई व्यक्ति किडनैप नहीं हुआ तो वो आतंकवादियों से मजबूती के साथ डील कर पाएगा। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस्तीफ़ा देने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच एक और घटना हुई थी। वो घटना दरअसल ये है कि जिन आतंकवादियों ने रूबिया सईद का अपहरण किया था, किडनैपिंग की थी, उनमें से एक आतंकवादी के पिता ने बाकायदा ये कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिटिया को कुछ नहीं होगा, रूबिया सईद को कुछ नहीं होगा और आतंकवादी उसको छोड़ देंगे। ऐसा किडनैपर्स के पिता ने कहा था। लेकिन इस सब के बावजूद जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जब ये पूरी डीलिंग चल रही थी, अचानक से ये खबर लीक कर दी जाती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अचानक से आतंकवादियों से गुपचुप बातचीत होने लगती है और बाकायदा ये खबर लीक कर दी जाती है कि दरअसल केंद्र सरकार रूबिया सईद की रिहाई के लिए 5 आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। फारूक अब्दुल्ला को यह जानकारी नहीं थी, मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आतंकवादियों को रिहा नहीं करना है, लेकिन बिना फारूक अब्दुल्ला को इस पूरे मामले की जानकारी दिए हुए और यहां तक कि आरिफ मोहम्मद खान को भी, जो कहे थे कश्मीर इसी मामले को लेकर, उनको भी इस पूरे मामले में लूप से बाहर रखा गया और अचानक से यह खबर लीक कर दी गई कि केंद्र सरकार 5 आतंकवादियों को रूबिया सईद के बदले में रिहा करने के लिए तैयार हो गई है। और उसके बाद जो है अचानक से 5 दिन बाद 122 घंटे तक रूबिया सईद आतंकियों के कब्जे में रहती है और उसके बाद रूबिया सईद को रिहा कर दिया जाता है। उसके पहले 5 आतंकियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अब आप जानते हैं इन 5 आतंकियों में कौन लोग थे। इन 5 आतंकियों में एक वो जरगर नाम का आतंकी भी है जिसने भारतीय विमान जो है IC-184 का अपहरण किया था और जिसको वो कंधार ले गया था, जिसके बदले में
कुछ और आतंकियों को रिहा किया गया था। तो इस तरह से इस पूरे मामले में कई सारे साजिशों के तार जो है साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला एक फिक्स मैच था। तो आरिफ मोहम्मद खान से लेकर के बाकी फारूक अब्दुल्ला तक ने इस पूरे मामले में जिस तरह के रिएक्शन दिए, जिस तरह से उनको लूप से बाहर कर दिया गया और जिस तरह से एक सरेंडर्ड मिलिटेंट ने अपनी किताब में दावा किया, और जो घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं के जो तमाम सूत्र अगर आप जोड़ेंगे, उनके तार आप जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा ये मामला जो है ऊपर से जिस तरह से दिख रहा था वैसा दरअसल था नहीं। इसके अंदर बहुत सारे पेच थे जो ये इशारा करते हैं कि दरअसल रूबिया सईद का अपहरण ना होकर के एक फिक्स मैच था। सवाल ये उठता है कि ये फिक्स मैच क्यों हुआ। उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं वो उनके पास एक मकसद था कि दरअसल वो फारूक अब्दुल्ला से उनकी दुश्मनी थी, फारूक अब्दुल्ला से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, और मुफ्ती मोहम्मद सईद चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला को किसी भी तरह से मुख्यमंत्री ना रहने दिया जाए, और उसमें वो कामयाब हुए। फारूक अब्दुल्ला को आखिरकार इस्तीफा दे करके लंदन भाग जाना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर के, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को लेकर के आज भी ये माना जाता है कि वो आतंकवादियों के सॉफ्ट टेररिज्म को वो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, और इस तरह की उनकी पॉलिसी साफ तौर पर दिखती है। तो ये एक बड़ा कारण था। और उसके बाद हुआ क्या, जब ये 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया, उसके बाद 1990 का दौर शुरू हुआ। ये वो दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद अपने पूरे चरम पर पहुंच गया, और उसके बाद आतंकी जो हैं पूरे कश्मीर में उन्होंने अपना साम्राज्य धीरे धीरे कायम कर लिया। जब 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जिस तरह का नज़ारा था वो वास्तव में बहुत ही भयावह नज़ारा था। लोग बाहर निकल के इस्लाम के पक्ष में और जो है आतंकियों के पक्ष में खुलेआम नारेबाजी कर रहे थे, और पूरे कश्मीर में जो हिंदू थे वो डरे दुबके अपने घर में बैठे थे। और उसके बाद ही हमने देखा कि कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ, और 5 लाख हिंदू परिवारों को कश्मीर छोड़ करके निकल जाना पड़ा। इस पूरी घटना के बाद जब 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया जिस तरह से, उस पूरी घटना का एक और बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत की जो छवि थी दुनिया में ये बनी कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो आतंकवादियों से निपटने का जिसका मंसूबा नहीं है और जिसके पास ताकत नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि कश्मीर में अचानक से आतंकवादी घटनाओं की बाढ़ आ गई। जी हाँ, आतंकवादी घटनाओं की बाढ़ आ गई कश्मीर में। मैं आपको अगर बताऊं तो 1990 में 169 अपहरण की घटनाएं घटी, 1991 में 290 बढ़ करके सीधा 290 अपहरण की घटनाएं घटी, 1992 में 281, 1993 में 349 और 1995 में 368 अपहरण की घटनाएं घटी। और ये जो तमाम अपहरण की घटनाएं घटी, उन घटनाओं को लेकर के, उन तमाम अपहरण की वारदातों को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव डाले गए, और धीरे धीरे कई आतंकवादी जो हैं हर सरकार को रिहा करने पड़े। इस तरह से आतंकवादियों ने पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। तो रूबिया सईद का अपहरण कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की एक बड़ी जीत थी। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जो चीज़ें दबी हुई हैं वो देश को, जनता को जानना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि आखिर यासीन मलिक को जब सज़ा मिलती है तो फिर महबूबा मुफ्ती को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्यों होती है। वो महबूबा मुफ्ती जिनकी बहन का यासीन मलिक ने अपहरण किया था। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा YouTube चैनल कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।